हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई का ये चैप्टर है। ठीक है, तो क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का ये चैप्टर है। साइंस का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है फ्रिक्शन। इसके पहले वाले जो सारे चैप्टर्स है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 तक। समरी प्लस एक्सरसाइज दोनों वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, वो आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तो या आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप शिवी सिंघल नाम से मेरा चैनल है, उसमें जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली इस सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? ये एक फोर्स होता है जो मोशन का अपोज करने का काम करता है, इसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे अपोज करता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखो, कभी भी जो कार और ट्रक मूव कर रहा होता है, ड्राइवर उसको चला रहा होता है, वो कभी तो स्लो डाउन होता है ट्रैफिक सिग्नल पे। कैसे स्लो डाउन होता है? आपकी जो बाइसाइकिल होती है वो चलती रहती है, लेकिन जब आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो स्लो डाउन होता है। व्हीकल कैसे स्लो डाउन होता है? जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। ओनली व्हीकल्स और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी कोई व्हीकल के साथ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के ऊपर अगर मूव कर रहा है तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हम एक बुक को पुश करते हैं टेबल पे, तो एक टाइम बाद तो वो रुक जाती है ना, चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें। तो वो कौन सा फोर्स होता है जो बुक के मोशन को रोक रहा होता है? उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मूविंग बॉल भी अगर ग्राउंड पे हम फेंकते हैं तो एक टाइम आता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। जब हम स्लिप करते हैं, जैसे हम अगर हम बनाना पील के ऊपर अगर हमारा पैर पड़ जाता है तो हम स्लिप क्यों हो जाते हैं। और स्मूथ सरफेसेस पे या बेड फ्लोर, अगर आपका गीला है, वहां पर पानी है, तो क्यों डिफिकल्ट हो जाता है उसके ऊपर वॉक करना। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन सब के बीच में एक लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कहीं ज्यादा लगता है कहीं कम लगता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्टिविटी 12.1 है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि ये जो बुक है उसको पहले पुश किया तो वो एक पुश करने के बाद थोड़े टाइम बाद जाकर रुक जाती है। फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में, जहां यहाँ रखिए, यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में पुश किया तो भी एक वो डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। तो क्या हो गया? फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। टेबल और बुक के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसके वजह से बुक का मूवमेंट जो है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब आपने देखा कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो लेफ्ट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन एक्ट होता है आपके राइट डायरेक्शन में। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो राइट साइड से तो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो बोथ दी, ये दोनों केसेस जो हमने देखे उसमें फोर्स जो है वो मोशन, जो बुक का मोशन है उसको अपोज करता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जो ऑलवेज अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हम ऊपर वाली एक्टिविटी से ये जान सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस ऑफ द बुक और सरफेस ऑफ द टेबल, इन दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये टेबल है, इस पे ये बुक रखी है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या लगता है? अप्लाई होता है। इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल दी सर्फेसेस? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ दी सर्फेसेस? क्या फ्रिक्शन सेम होता है सारी सर्फेसेस के लिए? नहीं, सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है स्मूथनेस ऑफ दी सर्फेस पे, ऑब्वियसली डिपेंड करता है। जो रफ सर्फेस होता है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगाता है वो, और जो स्मूथ सर्फेस होता है वो कंपैरेटिवली कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, देखो इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया है। ब्रिक को पुल किया जा रहा है स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस जो है एक मशीन होती है जो मेजर करती है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब हम ब्रिक को पुश करेंगे तो एक रीडिंग आती है इसके ऊपर, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। उसके बाद अगर आप ये जो ब्रिक है इसके ऊपर पीस ऑफ पॉलिथीन लगा दे, उसके बाद सेम एक्टिविटी रिपीट करे, तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी इस स्प्रिंग बैलेंस में वो कंपैरेटिवली कम आएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिथीन लगने की वजह से उसकी जो इरेगुलरिटीज हैं वो कम हो गई है, मतलब सरफेस कैसी हो गई है? स्मूथ हो गई है।
तो उसको खींचने में कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इस वजह से वो कुछ हमको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, इफ द रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ द जूट बैग अराउंड द ब्रिक। अगर हम इसी ब्रिक में जूट बैग को लगाएंगे तो जूट बैग को लगाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, देखो पॉलीथिन के कंपैरिजन में जूट लगाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो हम सिंपल ब्रिक को रब कर रहे थे तो जूट में फिर भी वो थोड़ा तेज से रब होगा एज कम्पेयर टू सिंपल ब्रिक के। ठीक है, तो अब ये सारा जो फोर्स है हम वो किस पे मेजर करेंगे, ये स्प्रिंग बैलेंस पे। तो क्या होता है ये स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है एक डिवाइस होता है जो फोर्स को मेजर करने के काम में आता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको मेजर करने के काम में आता है। इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो स्ट्रेच होती है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको ब्रिक को खींचेंगे स्प्रिंग से तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ना, जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी जिसके वजह से पॉइंटर मूव करेगा स्केल पे, और स्केल पे रीडिंग आ जाएगी कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा है किसी चीज को पुल करने में। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी में क्या, देखो इन्होंने एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म की है, एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसको इंक्लाइंड सरफेस पे इंक्लाइंड कर दिया है, या तो आप बुक से कर सकते हो आप ब्रिक से कर सकते हो, और नीचे एक टेबल सरफेस ली है, फिर यहाँ से एक सेल को रोल किया है, तो वो सेल जो होता है इंक्लाइंड सरफेस है तो तेजी से रोल होके कहाँ जाएगा, इधर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया है कि ये जो टेबल है इसके नीचे क्या लग, एक क्लॉथ ऑफ पेपर बिछा दिया, लेकिन इसमें कोई सल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सेल को रोल करेंगे तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू विदाउट क्लोथ। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट हमने की, तो दोनों केसेस में क्या हुआ, सेल का डिस्टेंस कवर्ड जो है वो अलग अलग है। जब क्लोथ नहीं है तो सेल इजीली मूव कर रहा है, जब क्लोथ है तो उसमें फोर्स, क्लोथ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने की वजह से सेल का मोशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो, इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, ऑब्वियसली क्लोथ के केस में जो है वो डिस्टेंस कवर्ड क्या है, मिनिमम है। व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, क्यों डिफरेंट है, रीजन क्या है, तो ऑब्वियसली इसका रीजन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस, ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर कर रहा है सेल वो किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस के नेचर पे, क्योंकि जब टेबल है वो तब वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जब क्लोथ है तब डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? Obviously, सरफेस, सेल की सरफेस कितनी स्मूथ है उसके ऊपर भी वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये डिपेंड करता है। आई सेल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ द सैंड पेपर अराउंड द सेल। अगर मैं सैंड पेपर लगा दूं किसके अराउंड में, सेल के अराउंड में, तो क्या होगा, अगर और सेम एक्टिविटी करूं तो भी डिस्टेंस क्या होगी, अलग होगी। चलो, नेक्स्ट अब हम देख लेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस, मतलब ये एक सरफेस हो गई, ये दूसरा बुक का सरफेस हो गया, सेल का सरफेस हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ इरेगुलरिटीज है, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इवन दोनों सरफेस बहुत स्मूथ दिखाई दे, लार्ज नंबर ऑफ फिर भी उसमें बहुत लार्ज नंबर में माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, इरेगुलरिटीज होती है ना सरफेस के अंदर, इसके वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, और वहीं पे उनका मोशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग, और हमको इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक हो जाए, तभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर पाएगा। ठीक है, रफ सरफेस पे ज्यादा नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज होती हैं, और इसके वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो आपको ज्यादा लगाना पड़ता है रफ सरफेस पे। क्लियर, देखो जैसे आप कोई मान लो छोटा कार है, छोटी सी कार है, टॉय कार जो आती है ना वो है, अगर आप उसको रफ सरफेस पे चलाओगे, मतलब रोड पे चलाओ, रोड जैसे रफ हो गई या मिट्टी में चलाओगे, तो आपको उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही अगर आप उसको टाइल्स के ऊपर चलाओगे तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये होती है, ये बुक है और ये टेबल है, इन दोनों के बीच में क्या इरेगुलरिटीज है, देखो ऊपर वाली बुक की ये रेगुलरिटीज है व्हाइट कलर की, और टेबल सरफेस की ये है, इस वजह से एक डिस्टेंस कवर करके ये इंटरलॉक हो जाएगी और मूव नहीं करेगी जब तक हम इसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है,
तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन जो होता है वो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज की वजह से होता है बिटवीन द टू सरफेसेस। अब ये ऑब्वियस है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इनकी विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर दो सरफेस को हम हार्डर मतलब बहुत तेजी से प्रेस करेंगे। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन अ नोबडी इज सिटिंग। देखो दो एक्सपेरिमेंट देखे हैं, एक एक्सपेरिमेंट मतलब एक कोई मैट है उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा है, उसको आप खींचोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, तो आप इजीली उसको खींच पाओगे। लेकिन अगर उसके ऊपर हम किसी पर्सन को बिठा दे उसके बाद फिर आप मैट को खींचे तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और आपको उसको पुल करने में, उस मैट को पुल करने में बहुत हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चल यू हैव टू पुश द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। अब देखो ये भैया ये बेटा ये लड़का क्या कर रहा है, ये जो बॉक्स है इसको धक्का दे रहा है जिससे कि ये क्या करने लगे, मूव करने लगे। अब इसको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये और इसके नीचे वाला जो सरफेस है उसके बीच की जो इरेगुलरिटीज है वो ओवरकम हो जाए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवर मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना लग रहा है उससे ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये जो ब्लॉक है वो क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। क्लियर? ठीक है। अब अपना आपने कभी कोई हैवी बॉक्स मूव किया हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा कि कि अगर जो बॉक्स है वो रेस्ट से अगर हम उसको मूव करेंगे तो उसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा, या बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है तो उसको मूव करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट an object start moving from rest is a measure of the static friction। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट को मोशन स्टार्ट करना होता है रेस्ट पोजीशन से, तो जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको हम मोशन देना चाहते हैं तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of the sliding friction। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन में है और उसको मोशन में रहने के लिए हमको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि जो चीज रेस्ट में है उसको मोशन देने के लिए हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो चीज ऑलरेडी मोशन में है उसको मोशन में बने रहने के लिए हमको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? चलो, तो बॉक्स जब स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है तो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं इसके सरफेस के साथ, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। जब बॉक्स जो होता है स्लाइड कर रहा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कांटेक्ट पॉइंट्स के साथ लॉक हो सके, इस वजह से स्लाइटली फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होगा देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो कम फोर्स अप्लाई करेगा एज कम्पेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसलिए यू फाइंड इट समवॉट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन। इसलिए जो बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है उसको आपको मूव करने में थोड़ा इजी फील होगा एज कम्पेयर टू द बॉक्स जो है वो रेस्ट पोजिशन में है। ठीक है, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। ठीक है, इविल कैसे, ये फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा जरूरी इविल होता है। देखो, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, इज इट इजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ और अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। क्या हम कुल्हड़ को और ग्लास टम्बलर में से किसको इजीली होल्ड कर सकते हैं? अगर सपोज ऐसा सपोज करो कि जो ग्लास टम्बलर है उसकी आउटर सरफेस जो है वो ग्रीसी है या उस पे कुकिंग ऑयल की एक थिन लेयर है, तो क्या उसको पकड़ना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होगा तो हम ग्रिप नहीं बनेगा, हमारे हाथ के साथ ग्रिप नहीं बनेगा, मतलब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा, तो वो जो टम्बलर है वो इजीली हमारे हाथ से गिर सकता है। ठीक है, वुड इट बिकम इजियर और ये तो हमने पढ़ लिया। वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर ग्लास और आपके हाथ के बीच में ये जो दो सरफेस है इनके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आप इजीली होल्ड कर सकते हो ग्लास को? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक बीच में फ्रिक्शन चाहिए, तभी आप ग्लास टम्बलर को इजीली होल्ड कर सकते हो। अगर उसमें कुकिंग ऑयल की या ग्रीसी लेयर होगी या फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो आपके हाथ में से स्लाइड होके क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक।
देखो जब आपको वेट मडी ट्रैक पे चलना होता है या वेट मार्बल फ्लोर पे चलना होता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मूव करना। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम इजीली वॉक नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शूज होते हैं उसकी ग्रिप अच्छी बनाई जाती है जिससे कि हम इजीली मूव कर सके। जितनी खराब शूज की ग्रिप होगी उतना ही आपको डिफिकल्टी होगी शूज के साथ मूव करने में। समझ में आया? इसलिए पानी, जहाँ पे पानी होता है जिस फ्लोर पे, वहां पे मूव करना हमारे लिए टफ हो जाता है क्योंकि उसके वजह से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया इतना? चलिए, यू कैन नॉट, अगर, हाँ, हर जगह आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होता है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो आपको वहां पे चौक और जो ब्लैक बोर्ड के सरफेस होता है उसके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। रफ सरफेस जो होती है वो चौक को पार्टिकल के साथ रब होती है जिसके वजह से चौक पार्टिकल जो होता है वो ब्लैक बोर्ड में स्टिक हो जाता है। ठीक है? अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में तो हम उसके ऊपर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नॉट स्टेप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया, अगर उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो टायर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, क्या उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है? उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। ऑटोमोबाइल्स और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप इफ टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हम लोग अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ना तो उसको स्टार्ट कर पाएंगे, ना उसको स्टॉप कर पाएंगे, ना ही उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन में टर्न कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो कोई नेल है उसको आपको वॉल पे फिक्स करना है या आपको नॉट टाई करना है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सारी चीजें भी नहीं कर पाएंगे। बिना फ्रिक्शन के किसी भी बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो नेसेसरी होता है बहुत सारी चीजों के लिए। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है? तो इसके अलावा ये तो फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड हो गया। कुछ कंडीशंस ऐसे होती है जिसमें हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा एबिल होता है, दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बियर आउट कर देता है मटेरियल को व्हेन एवर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और दी सोल्स ऑफ दी शूज। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से मटेरियल को खराब कर देता है फ्रिक्शन, जैसे कि स्क्रूज होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बॉल बियरिंग्स होती हैं, सोल्स ऑफ दी शूज होते हैं। उसको हम अगर डायरेक्टली यूज करते, रेगुलरली यूज करेंगे शूज को, तो शूज का जो सोल होता है वो एक फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। ठीक है? फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। देखो फ्रिक्शन जो होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। जब हम दो पाम्स को वाइग्रसली रब करते हैं कुछ मिनट के लिए तो उसके वजह से हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस होती है। इस मेथड का यूज हम ठंड में करते हैं गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है? हीट प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम मैच स्टिक को रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उसके वजह से उसमें फायर जनरेट हो जाती है। ठीक है? जब भी हम मिक्सर का जो जार होता है उसको जब रन करते हैं मिक्सर में तो वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है? और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें फ्रिक्शन जो होता है वो मशीन में वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मशीन होती है वो ऑपरेट की जाती है तो उसके वजह से हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है? वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम देखेंगे कि इस फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज करना है। तो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मतलब कैसे आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? देखो इंक्रीज और रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे कि सोल जो बनाते हैं हम शूज का उसको उसमें ग्रूव डालते हैं जिसके वजह से हमको बेटर ग्रिप मिले फ्लोर पे, इसमें जिससे हम सेफली मूव कर सके। सिमिलरली जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं उनमें भी कार के, ट्रक के, बुलडोजर के, इसमें भी ग्रिप बनाया जाता है जिससे कि वो ग्राउंड के साथ ज्यादा अच्छे से इंटरलॉक करके इजीली मूव कर सकते हैं। इसमें हम डेलिबरेटली क्या करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है? अब डेलिबरेटली हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग द ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स हम यूज करते हैं ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल में और ऑटोमोबाइल्स में। जब आप साइकिल को राइड करते हो तो ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो व्हीकल को टच नहीं करते, मतलब व्हील को टच नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लीवर को प्रेस करोगे तो ये जो पैड होते हैं वो मोशन को अरेस्ट कर लेते हैं और जिसके वजह से रिम जो होती है उसका फ्रिक्शन के वजह से मूवमेंट स्टॉप हो जाता है और व्हील स्टॉप हो जाता है।
जाता है, इसलिए जैसे ही आप बाइसिकल में ब्रेक दबाएंगे वैसे ही वो रुक जाती है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपने हाथ को रब करते हैं सॉइल के साथ, जिससे उनकी अच्छे ग्रिप अच्छी आ सके। जिमनास्ट भी सेम ऐसे ही करते हैं, वो कुछ कुआर्स सब्सटेंस होते हैं, उनको अपने हैंड पे रब करते हैं जिससे वो फ्रिक्शन को बढ़ा सकें बेटर ग्रिप के लिए, ठीक है। तो इस ग्रिप जब हमको चाहिए होती है तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाने वाली चीजें यूज करते हैं। जबकि कुछ कंडीशन होती है जिसमें फ्रिक्शन जो होता है वो अनडिजायरेबल होता है और हमको इसको मिनिमाइज करना होता है। कौन कौन से केस होते हैं? जैसे जब हम कैरम खेलते हैं तो हम फाइन पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैरम बोर्ड पे हम इजीली जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, उनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को पोर करते हुए इन द हिंजेस ऑफ द डोर, अगर डोर में से आवाज आती है या मोशन अच्छे से नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डोर्स को स्मूथली मूव मूव करने के लिए उसमें ऑयल या ग्रीस का अप्लाई करते हैं। ऐसे ही बाइसिकल और जो मोटर मैकेनिक होता है वो भी ग्रीस का अप्लाई यूज करता है मूविंग पार्ट्स और मशीन में, ठीक है। उसके अलावा ऑल दी अबव केसेस, इन सारे केसेस में, चाहे वो कैरम वाला केस हो गया, चाहे वो गेट वाला केस हो गया, चाहे वो बाइसिकल वाला और मैकेनिक जो यूज करते हैं, उन सब केसेस में हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम एफिशिएंसी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ऑयल और ग्रीस और जो ग्रेफाइट होते हैं, अगर हम उनको मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन में अप्लाई करते हैं तो एक थिन लेयर फॉर्म होती है, जिसके वजह से मूविंग सरफेस जो होती है वो डायरेक्टली रब नहीं होती है, एक दूसरे से डायरेक्टली रब नहीं होती है, जिसके वजह से जो इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज होती हैं वो ग्रेट एक्सटेंट तक क्या हो जाती है, अवॉइड हो जाती है। तो सरफेस कैसे हो जाता है, मूवमेंट कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इरेगुलरिटीज कम हो गई ऑयल लगाने की वजह से, ग्रीस लगाने की वजह से, और इन सब्सटेंसेस की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। कुछ मशीन जो होती है उनको एडवाइस किया जाता है कि वो ऑयल को यूज करें एज अ लुब्रिकेंट। एयर कुशनिंग को भी यूज किया जाता है मूविंग पार्ट्स में, जिसमें जिससे कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। देखो ये हो गया सरफेस 2, ये हो गया सरफेस 1, इसके बीच में हमने ये पहले इरेगुलरिटीज कितनी ज्यादा थी, तो लुब्रिकेंट यूज करने के बाद इरेगुलरिटीज क्या हो गई हैं, कम हो गई है, तो सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ हो गया। कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। फ्रिक्शन कभी भी एंटायरली एलिमिनेट नहीं हो सकता, इसको हम सिर्फ कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सरफेस जो होती है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, और इरेगुलरिटीज जो होती है वो वहां पर रहती ही रहती है। अब दूसरा जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का तरीका होता है वो है व्हील्स। व्हील से भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लगेज बैग्स वगैरह होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, रोलर्स लगाते हैं या व्हील्स लगाते हैं, तो उनको हमको पुल करना इजी होता है। जैसे ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इस लगेज बैग को पुल कर पा रहा है इजीली, क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्हील लगे हैं। अगर इसको उठाना पड़ता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, ये जो बुक है उसको पेंसिल के ऊपर रोल किया है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, कम फ्रिक्शन लगेगा और बुक जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर पाएगी, ठीक है। तो एक बॉडी जब दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करती है तो रेजिस्टेंस ऑफ मोशन जो होता है कम होता है, और उस जो रेजिस्टेंस होता है उसके मोशन में उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलता है, क्योंकि रोल होने की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है और इजियर होता है रोल करना देन टू स्लाइड अ बॉडी। एक जैसे हमने दो फ्रिक्शन पढ़े थे इसके पहले, एक पढ़ा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करने की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है, और उसके बाद है ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, फिर उससे कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और उससे भी कम वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। तो स्टैटिक में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए, स्लाइडिंग में हमको थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, और रोलिंग में तो हमको और भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो ये हमको लगेज में हम यूज करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को, जिससे कि हमारा जो टास्क है वो इजीली हम परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसलिए व्हील को सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बोलते हैं मेन काइंड का। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग जो होता है वो रिप्लेस कर देता है, स्लाइडिंग को बहुत जगह रिप्लेस किया गया है मशीन्स में रोलिंग्स की हेल्प से। रोलिंग फ्रिक्शन यूज करने के लिए हम बॉल बियरिंग्स को यूज करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है बॉल बियरिंग्स यूज करने का, जैसे कि हब्स में यूज करते हैं, एक्सेल्स ऑफ सीलिंग्स में यूज करते हैं, फैंस में यूज करते हैं, बाइसिकल्स में हम लोग क्या करते हैं, बॉल बियरिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है।
बॉल बियरिंग्स देखो ऐसे दिखती है, ये क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, एयर जो होती है वो बहुत ही लाइट और बहुत थिन होती है, लेकिन ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं। ऐसे ही वाटर और लिक्विड जो होती है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में से मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो गैसेस और लिक्विड्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग भी बोलते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स अगर फ्लूइड में कोई है तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड भी फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्लूइड पतला होगा, अगर ऑयल गर्म होता है तो उसमें हम इजीली मूव कर सकते हैं हमारी कोई भी, अगर हम स्पून लेते हैं। और अगर ऑयल ठंडा होता है, बहुत गाढ़ा ऑयल है, तो उसमें हम स्पून को मूव करने में हमको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमको ये फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट को उस शेप का बना सकते हैं, जैसे हम हमको इसका आइडिया कैसे आएगा कि किस शेप का बनाएंगे, ऑफ कोर्स नेचर से आएगा। जैसे कि एरोप्लेन का शेप हमने ऐसा क्यों बनाया, वर्ड्स को देखकर बनाया। फिशेस का अपना शेप है क्योंकि वो इवॉल्व हो चुके हैं उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी ज्यादा लूज होती है, और एनर्जी लूज को कम करने के लिए, हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसका शेप जो है वो अलग टाइप का कर देते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन का जो शेप होता है वो वर्ड की शेप में होता है, क्योंकि सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। समझ में आया? चलिए, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमने क्या क्या लर्न किया इसमें, कि फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ दी सरफेसेस, ये दोनों सरफेस के ऊपर एक्ट होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब जो कांटेक्ट में दो सरफेसेस है उनका नेचर कैसा है उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फिर जो होता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ द सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द स्मूथनेस, जितना स्मूथ है उतना फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन जो होता है कि हार्ड सरफेस है तो ज्यादा हमको प्रेस करना पड़ेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कब प्ले में आता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं रेस्ट पोजीशन में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है और जब स्लाइड कर रहा है ओवर वन अनदर, तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए, हमने अभी लर्न किया चैप्टर में। फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज किया जा सकता है बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगर हम सरफेस को रफ बना दे तो फ्रिक्शन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए शूज और टायर्स का सोल अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। फ्रिक्शन अनडिजायरेबल भी होता है। लुब्रिकेंट्स का यूज करके हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी मशीन्स होती है उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉल बियरिंग्स का यूज किया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं उसमें सुटेबल शेप देके, और बॉडीज को हेल्प कर सकते हैं उसकी फ्लूइड में मूव करने के लिए। तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया फ्रिक्शन का। इसका अगर आपको एक्सरसाइज वाला वीडियो देखना है तो आप एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।